हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सेवी मेड सिंपल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एचआरएम के यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो इलेक्टिव पेपर है, इसका मॉड्यूल ए आज हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। उसी तरह दोस्तों मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी इसका भी मैं आपको क्विक रिवीजन सेशन लाऊंगा। सो इन टुडे सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज मॉड्यूल ए। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि जो मेन पॉइंट्स हैं मॉड्यूल ए के उसको आप कवर कर लें और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत एमसीक्यूज़ कर लें। और एमसीक्यूज़ के लिए हमारे पास 2000 प्लस एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक है जो कि अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक के साथ जो कि है फंडामेंटल ऑफ एचआरएम। तो दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी सर्विस हो, इसके प्रोडक्शन के पीछे एक ह्यूमन माइंड होता है, एफर्ट होता है, मैन आवर होते हैं। तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस को आप बिना ह्यूमन बीइंग के हेल्प के नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग एक फंडामेंटल रिसोर्स होता है किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में या बनाने में। तो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ायर करती है कि उसके पास स्किल्ड और कॉम्पिटेंट पीपल हो ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेंट बना सके और बेस्ट बना सके। तो दोस्तों, जो मैनेजमेंट का जो 5M होता है ना, उसमें 5M में क्या क्या आता है? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। तो एचआरएम जो है डील करता है पहले M के बारे में जो कि मैन है। तो ये बिलीव किया जाता है कि 5M में से तो मैन को सबसे आसान, मैन को मैनेज करना इतना आसान है नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक आदमी जो है दूसरे आदमी से अलग होते हैं और वो टोटली डिफरेंट होते हैं बाकी M से, इस सेंस में कि मैन जो है, मैन के पास पावर होता है कि वो दूसरे मैन को मैनिपुलेट कर ले, लेकिन बाकी M में या तो वो लाइफलेस है या एब्स्ट्रैक्ट है और उनके पास कोई पावर नहीं है सोचने का। मैं बाकी M का बात कर रहा हूँ, मैं मैन को छोड़कर, समझे। और ये वो जो बाकी M है वो ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि उनके लिए क्या सही है। ह्यूमन का मतलब ये होता है कि आपका जो स्किल्ड वर्कफोर्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे ही हम लोग ह्यूमन कहते हैं। रिसोर्स का मतलब कि हमारे पास जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है या स्कार्स है उसे हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। आपने एडम सिक्योरिटी आपने पढ़ा होगा दोस्तों मॉड्यूल बी में, एवीएम के मॉड्यूल बी में, ठीक है। तो वहाँ पे थ्योरी वगैरह दिया हुआ है, जैसे एडम स्मिथ का थ्योरी है, फिर यहाँ पे ये स्कार्स वाला थ्योरी आपने पढ़ा होगा। चलिए, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, मैनेजमेंट का रेफर्स ये होता है कि कैसे हम बेस्ट यूज़ करें ये जो लिमिटेड या स्केयर रिसोर्स है उसको ऑप्टिमाइज़ करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें। मैनेजमेंट का मतलब यही होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? यानी आपके पास जो भी लिमिटेड या स्कार्स रिसोर्स हैं उसका बेस्ट यूज कैसे करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव वो आपका फुलफिल हो। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें आपके पास अवेलेबल स्किल वर्कफोर्स का और उसे एफिशिएंट यूज़ करें किसी ऑर्गेनाइजेशन में। एचआरएम का जो स्कोप है वो एंट्री से लेकर एग्जिट तक है किसी एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में। और पॉलिसी क्या होता है? किसी एक्शन प्लान को हम लोग पॉलिसी कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल के अंदर नॉलेज आता है, स्किल आता है, हेल्थ आता है, जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपने थ्रू आउट देयर लाइफ जो एक्यूमुलेट करते हैं, जिससे वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाते हैं एज अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। ह्यूमन कैपिटल का मतलब नॉलेज, स्किल, एबिलिटी या दूसरे इंटेंजिबल एसेट जो कि इंडिविजुअल पॉजेस करता है, जिसके माध्यम से आप इकोनॉमिक वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमन वेल्थ का जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसको 3 एरा में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्रेरियन एरा है, एक इंडस्ट्रियल एरा है और तीसरा नॉलेज एरा है। दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग। एग्रेरियन एरा में क्या था कि मैन और उसके इमीडिएट सराउंडिंग प्राइमरीली सोर्स ऑफ वेल्थ थे। इंडस्ट्रियल एरा में क्या हुआ कि मशीनरी और नेचुरल रिसोर्स जो है सोर्स ऑफ वेल्थ बने। करंट नॉलेज एरा में क्या है कि ह्यूमन कैपिटल ही सोर्स ऑफ वेल्थ है। अल्टीमेटली ये नॉलेज है जिसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं मनी से, राइट। ह्यूमन कैपिटल को या तो आप दे सकते हैं या रेंट कर सकते हैं दूसरे को, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे। इसका ऑनरशिप ट्रांसफरेबल नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम वर्कर को ट्रांसफॉर्म करें एक रिसोर्स में जो कि कॉम्पिटिटिव हो और कंट्रीब्यूटरी हो। HCM का फुल फॉर्म है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। इसका फोकस होता है कि हम राइट काइंड ऑफ पीपल से सही जॉब करवा लें। आइडिया ये है कि मैनेजर्स का जो एटीट्यूड होता है इसका इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय के मोटिवेशन पे। तो ये जो आइडिया था कि मैनेजर के एटीट्यूड का इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय के मोटिवेशन पे, ये सबसे पहली बात लाया गया था डॉगलास मैकग्रीगर के द्वारा। एक मैनेजमेंट प्रोफेसर थे मैसाचुसेट्स MIT में 1950s और 1960s में। 1960 का उनका किताब था ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज। इसमें मैकग्रीगर ने प्रपोज किया 2 थ्योरी जिसके थ्रू मैनेजर परसीव करते हैं और अपने एम्प्लॉय के मोटिवेशन को एड्रेस करते हैं। उन्होंने इन सभी अपोजिंग मोटिवेशन मेथड को थ्योरी X और थ्योरी Y मैनेजमेंट कहा था। तो ये जो 2 थ्योरी है ना, ये बेसिकली मैनेजमेंट के 2 स्टाइल्स हैं। एक थ्योरी X होता है जिसको हम लोग अथॉरिटेरियन थ्योरी कहते हैं, एक थ्योरी Y होता है जिसको हम लोग पार्टिसिपेटिव थ्योरी कहते हैं। थ्योरी X एज्यूम करता है कि जो एम्प्लॉय के मोटिवेशन का जो प्राइमरी सोर्स है वो मॉनेटरी पार्ट है, जबकि सिक्योरिटी एक दूसरा नीड है। और थ्योरी X के अंदर कोई आदमी हार्ड या सॉफ्ट अप्रोच ले सकता है उस रिजल्ट को प्राप्त करने में। हार्ड अप्रोच जो मोटिवेशन का होता है वो रिलाई करता है कोर्सन पे, कितना आप उसको इम्प्लिसिट थ्रेट पे, माइक्रो मैनेजमेंट पे, टाइट कंट्रोल पे।
खासकर एक इन्वायरमेंट बनता है कमांड का और कंट्रोल का। ये तो हार्ड अप्रोच हो गया, समझे। मैंने बोला ना थ्योरी एक्स के अंदर या तो हार्ड अप्रोच लेंगे या सॉफ्ट अप्रोच लेंगे, ठीक है। सॉफ्ट अप्रोच क्या होता है कि ये परमिसिव होता है, आप हार्मोनी सीख कर सकते हैं इस होप में कि रिटर्न में एम्प्लॉय कोऑपरेट करेंगे जब आपका ज़रूरत पड़े तो, समझे। ये होता है हमारा। लेकिन दोस्तों इनमें से कोई भी एक्सट्रीम ऑप्टिमल नहीं है। हार्ड अप्रोच के कारण हॉस्टिलिटी होगा, लो आउटपुट होगा, एक्सट्रीम यूनियन डिमांड होगा, और सॉफ्ट अप्रोच के कारण ग्रोइंग डिज़ायर होगा, ग्रेटर रिवार्ड का इन एक्सचेंज फॉर डिमिनिश्ड वर्कआउट घटेगा, बोलेंगे मुझे ज़्यादा रिवार्ड चाहिए, समझे। तो दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम सही नहीं है। थ्योरी वाई के जो मैनेजर है वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनका जो मैनेजमेंट स्टाइल होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, पार्टिसिपेटिव होता है। ये जो अप्रोच होता है मैनेजमेंट का, ये इनकरेज करता है कोलैबोरेटिव और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप मैनेजर और टीम मेंबर के बीच में। तो लोगों को ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, उनके मैनेजर ट्रस्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं उन्हें कि वो डेवलप करें अपने स्किल को। ये जो थ्योरी वाई का अप्रोच है ये भी अप्रेजल को यूज़ करता है, लेकिन थ्योरी एक्स की तरह अप्रोच की तरह यूज़ नहीं करता। तो इसको यूज़ किया जाता है, अप्रेजल को यूज़ किया जाता है ताकि ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करें और अच्छा परफॉर्मेंस को इनकरेज करें, रादर देन हम अपने स्टाफ को कंट्रोल करें। मैकक्लेलन का देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको केवल प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? हमारे क्वेश्चन बैंक से। हमारा क्वेश्चन बैंक कहाँ पे शो है, आपको शो करता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलर कोर्स मैंने बना रखा है एचआरएम के लिए, चाहे आपका इलेक्टिव पेपर कोई भी 5 सब्जेक्ट हो, सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। कंटेंट में आप देख सकते हैं, जैसे एचआरएम में आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर का एक फोल्डर आपको अवेलेबल है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। और थ्योरी और एमसीक्यू पीडीएफ मैंने डाल रखा है। थ्योरी पीडीएफ सेपरेट है, एमसीक्यू पीडीएफ सेपरेट है। एमसीक्यू पीडीएफ मॉड्यूल वाइज अरेंज है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, मॉड्यूल ए। अब मॉड्यूल ए के अंदर जाएंगे तो यूनिट वाइज सब पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस आपको यहाँ से करना है। ये कोर्स मात्र आप 200 रुपये में एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8292857381 पे विशेष जानकारी के लिए। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिस्कशन को जारी रखते हैं। मैकक्लेलन का जो ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी था वो ये कहता है कि प्रत्येक पर्सन के पास तीन मेन ड्राइविंग मोटिवेटर्स होते हैं। अब ये 3 मेन ड्राइविंग मोटिवेटर्स कौन कौन से होते हैं ये जरा देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है नीड फॉर अचीवमेंट, दूसरा है नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। तो ये जो मोटिवेटर्स होते हैं ना, इनहेरेंट नहीं होते हैं, हम डेवलप करते हैं अपने कल्चर से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो फ्रेडरिक हर्बर्स का जो 2 फैक्टर थ्योरी था, फ्रेडरिक हर्बर और उनके जो 2 कोलैबोरेटर हैं मॉसनर और सैंडरमैन, इन्होंने डेवलप किया मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी अपने बुक में, जिसका नाम था मोटिवेशन टू वर्क। दोस्तों ये जो 2 फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी है, इसे हर्जबर्ग मोटिवेशन या हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है, या डुअल फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। इसका आर्गूमेंट ये है कि सेपरेट सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फैक्टर होते हैं वर्क प्लेस में, जो कि या तो जॉब सेटिस्फैक्शन काउज करेंगे या डिससेटिस्फैक्शन काउज करेंगे। तो हर्जबर्ग ने 2 तरह का फैक्टर कंसीडर किया, जिसे या तो आप ऐड कर सकते हैं या जॉब सेटिस्फैक्शन से हटा सकते हैं। एक है हाइजीन फैक्टर, एक है मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर किससे रिलेटेड होता है? हम अनप्लीजेंटनेस को अवॉइड करें, और मोटिवेशन फैक्टर का मतलब होता है कि हम जॉब सेटिस्फैक्शन करें, क्योंकि एक नीड होता है इंडिविजुअल का सेल्फ ग्रोथ के लिए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। दोस्तों सेटिस्फायर यानी कि मोटिवेशनल फैक्टर और डिससेटिस्फायर यानी कि लैक ऑफ हाइजीन फैक्टर, ये डायनेमिक होते हैं, कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं और हाईली सब्जेक्ट होते हैं चेंजेस से एज कम्पेयर रिलेटेड टू एम्प्लॉय। दोस्तों एग्रेडिस बिलीव करते थे कि जो मैनेजर लोगों को पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे और वो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स होंगे, वो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अचीव करेंगे। उनका सोचना था कि जो एम्प्लॉय का जो कॉमन प्रॉब्लम है, वर्क को अवॉइड करना, लैक ऑफ इंटरेस्ट होना, एलिनेशन होना, लोअर मोरल होना, ये साइन ऑफ मिसमैच हो सकता है मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बीच में और मैच्योर्ड एडल्ट पर्सनैलिटी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एग्रेलिस मैच्योरिटी थ्योरी को प्रेजेंट किया गया था क्रिस एग्रेलिस के द्वारा। पर्सनालिटी और ऑर्गेनाइजेशन में एक मेजर थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करता है ह्यूमन नेचर को और बिहेवियर को। इस थ्योरी के अनुसार एक पर्सन का जो डेवलपमेंट होता है वो एक कंटिन्यूस ब्रेक ऑफ इमैच्योरिटी सिचुएशन से ब्रेक मिलता है टू अ मैच्योरिटी सिचुएशन। एक मैच्योर पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो हमेशा एक्टिव रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा, सेल्फ कंट्रोल रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक मैच्योर पर्सन पैसिव होगा, डिपेंडेंट होगा, उसके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा और वो फील नीड्स ऑफ कंट्रोल बाय अदर। एग्रेरिस के अनुसार 7 चेंजेस शुड टेक्स प्लेस इन द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। यदि कोई एक मैच्योर पीपल में डेवलप होता है तो 7 चेंजेस होने चाहिए इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में। तो एग्रेरिस के ओपिनियन के अनुसार ये जो चेंजेस हैं वो कंटिन्यूम में रिसाइड करेंगे और हेल्दी पर्सन डेवलप करेगा अलॉन्ग द कंटिन्यूम फ्रॉम इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी। ये जो चेंजेस हैं ये केवल जनरल टेंडेंसी है, लेकिन वो कुछ प्रकाश भी डालते हैं मैच्योरिटी के मैटर पे।
एक ग्रेट वर्क प्लेस वहाँ पे है जहाँ पे जहाँ जो भी हम चाहते हैं वो हम खोज लेते हैं। एम्प्लॉय ब्रांडिंग एक प्रोसेस होता है कि एम्प्लॉय को हम ऑन बोर्ड लाएं मिशन के साथ, वैल्यूज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ, जो कि उन्हें मोटिवेट करे कि वो अपने मैसेज को कस्टमर तक पहुँचा सकें, स्टेक होल्डर तक, प्रॉस्पेक्ट तक या दूसरे एम्प्लॉय तक पहुँचा सकें। एम्प्लॉय ब्रांडिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी का रेपुटेशन कैसा है एज एन एम्प्लॉयर और इसका क्या वैल्यू ये ला रहा है, जिसे वो अपने एम्प्लॉय को क्या वैल्यू ये क्रिएट कर रहा है। पॉजिटिव एम्प्लॉय ब्रांडिंग से क्या होता है, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं क्वालिटी एम्प्लॉय को, जो कि क्रूशियल होते हैं आपके बिजनेस के सक्सेस में, आपके बिजनेस के ग्रोथ में। एम्प्लॉय ब्रांडिंग क्या होता है, बिजनेस आइडेंटिटी होता है कंपनी का। वैल्यू, विजन, प्रैक्टिस हैव टू स्टार्ट विद द की स्ट्रेटजी प्लेयर द टॉप मैनेजमेंट। क्लासिक एग्जांपल है एम्प्लॉय ब्रांडिंग का इंडिया में इन्फोसिस, एसेंचर, टाटा ग्रुप, एसबीआई। एचआर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है कि एचआर फंक्शन के इवोल्यूशन को। एचआर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है कि आप अडेप्ट करें और इंटीग्रेट करें सर्विस डिलीवरी को, टैलेंट को, टेक्नोलॉजी को एचआर स्ट्रेटजीज में, ताकि बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर सकें। एचआर ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है ट्रेडिशनल पर्सनल डिपार्टमेंट का, जिसे हम लोग एचआर डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है, विच मूव्ड ऑन टू बी द टर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों उसको एचसीएम भी कहा जाता है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय का जो आउटसोर्सिंग होता है ये तब होता है जब कोई बिजनेस हायर करता है किसी दूसरे पर्सन को इंटरनल स्टाफ से बाहर, ताकि वो टास्क को कंप्लीट कर सके कंपनी के लिए। एक आउटसोर्स पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होता है जिसने ट्रेनिंग ली होती है, एक्सपर्टाइज ली होती है किसी वर्क रिलेटेड टास्क के लिए। मैनेजमेंट थ्योरी और जो अप्रोच टू पीपल मैनेजमेंट है ये बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। लेबर मैनेजमेंट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ नॉट द क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन, ठीक है। जो आपका लेबर मैनेजमेंट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है दोस्तों, ये केवल एक क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ही नहीं होता पीपल मैनेजमेंट फंक्शन का, ये क्वालिटेटिवली भी अलग होता है। एचआरडी और ह्यूमन रिसोर्स मूवमेंट सेम नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी होता है, जैसे कि कंपनी हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गई या कोई एसोसिएशन हो गई, जिसके अंदर एक से ज़्यादा लोग होते हैं, उनके पास एक पार्टिकुलर पर्पस होता है। ये जो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्रीक वर्ड ऑर्गेनोन से बना है, जिसका मतलब होता है टूल्स या इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या ऑर्गेन। ऑर्गेनाइजेशन एक लोगों का समूह होता है जिनके पास डिफाइंड रिलेशनशिप होता है, जिसमें वो एक साथ काम करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव कर सकें। जो रिलेशनशिप होता है वो खत्म नहीं होता, प्रत्येक टास्क को कंप्लीट करने के बाद रिलेशनशिप खत्म नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैट्रिक्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक होता है जहाँ पे इंडिविजुअल रिपोर्ट करते हैं एक से ज़्यादा सुपरवाइजर को, या लीडर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जाता है सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन रिपोर्टिंग। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टीम को बनाया जाता है और टीम मेंबर रिपोर्ट करते हैं दो या दो से ज़्यादा मैनेजर को। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट को क्रिएट किया जाता है प्रोडक्ट के बेसिस पे, टेरिटोरी के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, जिसे हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रत्येक यूनिट में डिविजनल मैनेजर होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे और अथॉरिटी होगा अपने डिवीजन पे। ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक फ्लैक्सिबल वर्क प्लेस जिसमें हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो। हॉरिजॉन्टल या फ्लैट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रुप में शेयर करेंगे, टीम में शेयर करेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक या दो लेवल होता है मैनेजमेंट का, जो कि एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच को एम्फसाइज करता है मैनेजमेंट में। और ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज करता है हाई एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो डिसीजन मेकिंग में। एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक टीम स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्प्लॉय को ग्रुप करता है अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी एक्सपर्टाइज के बेसिस पे। ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ये कॉमन टाइप है बिजनेस में, खासकर बड़ी कंपनी में, जहाँ पे एम्प्लॉय के ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके फंक्शन के बेसिस पर। दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने डिवीजन ऑफ लेबर को एडवोकेट किया। रॉबर्ट ओवेन ने क्लेम किया कि मैनेजर का जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो उनके वर्कर में है, इसीलिए उन्होंने वर्कर को वाइटल मशीन कहा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ग्रुप जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल का समूह होता है जो कि इंटरेक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जो कि एक साथ आते हैं ताकि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ग्रुप क्या होता है, इंडिविजुअल का कलेक्शन होता है जो कि अपने एफर्ट को कोऑर्डिनेट करेंगे, जबकि टीम क्या होता है, लोगों का समूह होता है जो कि एक कॉमन गोल को शेयर करते हैं। तो दोस्तों वाइल दोनों तो सिमिलर ही लग रहा है, लेकिन दोस्तों दोनों एक दूसरे से अलग है जब आता है डिसीजन मेकिंग पे या टीम वर्क में, ठीक है। तो ग्रुप में यदि काम करते हैं तो ग्रुप मेंबर इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से और उनका इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से अपने जिम्मेवार होते हैं। सोशल प्रोसेस जिसके थ्रू लोग इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं किसी ग्रुप इन्वायरमेंट में, उसे ग्रुप डायनेमिक कहा जाता है। ग्रुप डायनेमिक के अंदर क्या होता है कि पर्सनैलिटी का, पावर का, बिहेवियर का इन्फ्लुएंस होता है किस पे, ग्रुप प्रोसेस में। जॉर्ज ह्यूमन थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि ग्रुप फॉर्मेशन के पीछे
बेसिक रीज़न क्या है, इसे 3 फंडामेंटल एलिमेंट पे बेस्ड होता है, जैसे कि एक्टिविटीज़, इंटरेक्शन और सेंटीमेंट। इनफैक्ट ये जो 3 बेसिक एलिमेंट है ना, ये डायरेक्टली आपस में को रिलेटेड है। कौन कौन से हैं? एक्टिविटीज़, इंटरेक्शन और सेंटीमेंट्स। जो 5 स्टेज होता है टीम डेवलपमेंट का, उसे हम लोग टकमैन थ्योरी भी कहते हैं। इसे डेवलप किया गया, इसे क्रिएट किया गया साइकोलॉजिस्ट ब्रूस टकमैन के द्वारा 1965 में। टकमैन ने कहा था कि जो टीम है वो 5 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को कवर करेगा, जो कि है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कंसिडर किया कि टीम जो है इन सभी 5 स्टेज से गुजरेगा ताकि अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सके। और इस थ्योरी के अनुसार जो पहला अप्रोच वो तब होता है जब ग्रुप मेंबर सब साथ में मिलते हैं, और लास्ट मोमेंट तब होता है जब टीम प्रोजेक्ट को फिनिश कर लेता है। फॉर्मिंग स्टेज जो होता है, पहला स्टेज होता है फॉर्मिंग, टेस्टिंग और ओरिएंटेशन का पीरियड होता है, जहाँ पे मेंबर जो है एक दूसरे के बारे में जानते हैं और बेनिफिट और कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हैं कि मेंबरशिप कंटिन्यू करने का क्या बेनिफिट है, क्या कॉस्ट है। लोग पोलाइट रहते हैं, अथॉरिटी के साथ डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट करते हैं कि क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कैसे वो टीम में फिट होंगे। दोस्तों, यदि आपको इस तरह के PDF चाहिए तो हमारा कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। मैंने क्रैश कोर्स का कैप्सूल कोर्स बना रखा है हमारे ऐप पे। ये कोर्स मात्र 75 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको इस प्रकार के PDF मिल जाएंगे क्विक रिवीजन के। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा क्विजेस के फॉर्म में प्रैक्टिस के लिए। सफिशिएंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा ताकि देख पाएँ कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉर्मिंग स्टेज सबसे डिफिकल्ट और क्रिटिकल स्टेज होता है। ये एक पीरियड होता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। जैसे जैसे इंडिविजुअल का पर्सनालिटी इमर्ज होता है, टीम परफॉर्मेंस जो डिक्रीज हो सकता है इस स्टेज में, स्टॉर्मिंग स्टेज में, क्योंकि एनर्जी को हम लोग अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। तो इस स्टेज से यदि ओवरकम करना है तो मेंबर काम करें ताकि ऑब्स्टेकल को ओवरकम करें, इंडिविजुअल के डिफरेंस को एक्सेप्ट करें और कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ के थ्रू वर्क करें टीम टास्क पे और गोल पे। यदि टीम स्टॉर्मिंग एज से बाहर निकल जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है और कुछ डिग्री यूनिटी का इमर्ज हो जाता है। नॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है कि कंसेंसस डेवलप होता है कि लीडर कौन है और इंडिविजुअल मेंबर का रोल क्या है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रिजॉल्व हो जाता है और एक कोहेजन का सेंस बन जाता है, यूनिटी इमर्ज हो जाता है, टीम परफॉर्मेंस बढ़ जाता है इस स्टेज में और मेंबर जो है कोऑपरेट करने लगते हैं। परफॉर्मिंग स्टेज में कंसेंसस और कोऑपरेशन अच्छे से बन जाता है और टीम मैच्योर, ऑर्गेनाइज और वेल फंक्शनिंग हो जाती है। एक क्लियर और स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, मेंबर अपने टीम के मिशन के लिए कमिटेड होते हैं। प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट अभी भी आता है लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिवली डील किया जाता है। टीम का फोकस होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और टीम के गोल को मीट किया जाए। एडजॉर्निंग स्टेज में क्या होता है कि बहुत सारा टीम का गोल अकम्प्लिश हो चुका होता है। इस पे जोर इस बात पे होती है कि हम फाइनल टास्क को रैपअप करें और एफर्ट और रिजल्ट को डॉक्यूमेंट करें। जैसे जैसे वर्कलोड कम होगा इंडिविजुअल मेंबर को रीअसाइन किया जाएगा दूसरे टीम को और टीम डिसबैंड हो जाएगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ग्रुप की बात करें तो ग्रुप को अलग अलग वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ होते हैं फॉर्मल, कुछ होते हैं इनफॉर्मल, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, टेम्पोररी परमानेंट ग्रुप, ओपन एंड क्लोज ग्रुप, एक्सीडेंटल एंड पर्पोजिव ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप डिलिबरेटली क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इस ग्रुप का डिफाइन क्राइटेरिया होता है मेंबर को ज्वाइन करने के लिए, इसका स्ट्रक्चर होता है, ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर होते हैं और लीडर के द्वारा लीड किया जाता है। फॉर्मल ग्रुप के टाइप की बात करें तो एक फॉर्मल ग्रुप को बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन है टेम्पोररी ग्रुप, परमानेंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए दोस्तों, टेम्पोररी ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप को क्रिएट किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, और जैसे ही अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। परमानेंट ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप परमानेंट होती है और ये लंबे अवधि तक ऑपरेट होती है। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। ये ग्रुप होता है कि ये ग्रुप को डिफाइन किया जाता है ग्रुप मेंबर के अकॉर्डिंगली कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप मेंबर का क्या पोजीशन है, जैसे इंजीनियर हो गए, क्लर्क हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए। कमांड ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप को परमानेंट होती है और एग्जिस्ट करती है सभी ऑर्गेनाइजेशन में, इसे आप सेक्शन या डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। टास्क ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप टेम्पोररी होती है और इसे क्रिएट किया जाता है ताकि आप स्पेसिफिक टास्क को अचीव कर सकें। यूजुअली ये जो ग्रुप होते हैं इसके अंदर इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर होते हैं। कमिटीज़ यानी कि इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ताकि इशू को रिजॉल्व कर सकें। ये ग्रुप परमानेंट होता है, इसके अंदर स्टेक होल्डर होते हैं हाई पोजीशन वाले। इनफॉर्मल ग्रुप का वैसा ग्रुप होता है जिसको बनाया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, जहाँ पे वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ये ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं करती और ये डेमोक्रेटिकली वर्क करती है। लोग जो हैं ये सभी ग्रुप बनाते हैं ताकि अपने कॉमन इशूज़ या सोशल नीड को सॉल्व कर सकें। ये इशू जो है वर्क से रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनफॉर्मल ग्रुप के टाइप्स की बात करें तो इनफॉर्मल ग्रुप जो है कुछ भी प्रकार का हो सकता है, जैसे एपैथेटिक ग्रुप, इरेटिक ग्रुप, स्ट्रेटजिक ग्रुप, कंजर्वेटिव ग्रुप। एपैथेटिक ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप जो है एक्टिव नहीं होता, इनमें माइनर ग्रीवियंस होते हैं और उनके पास एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसमें कोहेसिवनेस नहीं होता।
इरेटिक ग्रुप क्या होता है, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, ये ग्रुप को इरेटिक बिहेवियर के लिए जाना जाता है। पुअर कंट्रोल होता है, मिस मैनेजमेंट होता है, कोई लीडरशिप नहीं है और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। स्ट्रेटजिक ग्रुप क्या होता है, ये वेल फॉर्म ग्रुप होते हैं जो कि ग्राउंड रूल बनाते हैं, इनके पास लीडरशिप होता है। ये ग्रुप प्रेशर बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे या गवर्नमेंट पे कि अपने डिमांड को कंसीडर करें। कंजर्वेटिव ग्रुप क्या होता है, ये हाईली कंजर्वेटिव होते हैं, इसके पास स्ट्रॉन्ग यूनिटी होता है, इनके पास एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है कि मेंबर आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, कोई आउटसाइड इंटरेक्शन नहीं होता है। जो ग्रुप है वो छोटा साइज का होता है और मेंबर एक क्लोज रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। ये ग्रुप कॉमन है अमॉन्ग क्लोज फ्रेंड एंड फैमिली। सेकेंडरी ग्रुप लार्जर होता है प्राइमरी ग्रुप से, इनके पास कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता है। ये यूजुअली फॉर्मल ग्रुप होते हैं जिनको क्रिएट किया जाता है ताकि हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइज ग्रुप की बात करें, जब सेम डिपार्टमेंट के लोग या इंडिविजुअल जो एक साथ आते हैं ताकि एक सर्टेन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, इसी ग्रुप को हम लोग ऑर्गेनाइज ग्रुप कहते हैं। अनऑर्गेनाइज ग्रुप में क्या होता है कि रैंडमली क्रिएटेड ग्रुप होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता है। ये ग्रुप टेम्पोररी है और इसके मेंबर में कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे से। टेम्पोररी ग्रुप क्या होता है, जब भी कोई ग्रुप को बनाया जाए ताकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, और ये ग्रुप नहीं रहता है यदि जैसे इसने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, ये कहलाता है हमारा टेम्पोररी ग्रुप। परमानेंट ग्रुप क्या होता है, लंबे अवधि तक ये ग्रुप रहता है और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है अपने बिजनेस को रन करने में। ओपन ग्रुप में कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एग्जिट कर सकता है किसी भी समय पे। क्लोज ग्रुप में क्या होता है, एडमिशन रिस्ट्रिक्टेड होता है और मेंबर जो कि एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वही अलाउ किया जाता है कि वो ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। एक्सीडेंटल ग्रुप क्या होता है, ये ग्रुप एक्सीडेंट से फॉर्म हुआ, एक्सीडेंटली फॉर्म हुआ, कोई पर्पज़ नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। ये टेम्पोररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। पर्पोजिव ग्रुप क्या होता है, इस ग्रुप को क्रिएट किया जाता है ताकि एक पार्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकें। ग्रुप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि ग्रुप का लेआउट कैसा है। ये कॉम्बिनेशन होता है ग्रुप रोल का, नॉर्म्स का, कन्फर्मिटी का, वर्कप्लेस बिहेवियर का, स्टेटस का, रेफरेंस ग्रुप का, स्टेटस का, सोशल लोफिंग, कोहॉर्ट्स। ग्रुप स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है रूल्स, जो कि डिफाइन करता है ग्रुप्स के नॉर्म्स को, ग्रुप के रोल्स को, ग्रुप्स के स्टेटस को। ग्रुप के स्ट्रक्चर को आप डिवाइड कर सकते हैं, जो चीज़ आप पेपर में लिखते हैं उसे कहते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर, और जो चीज़ इम्प्लिसिट स्ट्रक्चरल फीचर होता है जिसे कहते हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ग्रुप का रोल, डिफरेंट रोल क्या क्या लोग प्ले कर रहे हैं वो ग्रुप रोल के अंदर आता है। ग्रुप रोल एक सेट होता है स्पेसिफिक असाइनमेंट का या फंक्शन का, जो कि एट्रीब्यूट किया जाता है टीम के मेंबर को एज अ पार्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल जो कि ग्रुप इंडिविजुअल अपने एफर्ट, जितना एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट मेड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप इन अ ग्रुप एंड अचीव द गोल, इसे कहते हैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड गोल। देखिए कुछ ऐसा रोल होता है ना जो कि ग्रुप इंडिविजुअल लगाते हैं ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें ग्रुप में और जो भी गोल है उसे अचीव कर सकें। इसी रोल को कहते हैं हम लोग क्या, रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल। 5 तरह की कैटेगरीज होते हैं इंडिविजुअल की इस कैटेगरी में, जैसे हार्मोनाइजर, गेट कीपर, कंसेंसस टेस्टर, इनकरेजर, कॉम्प्रोमाइजर। ग्रुप नॉर्म्स क्या होता है, स्पोकन या अनस्पोकन रूल है जो कि गाइड करता है कि कैसे टीम मेंबर इंटरेक्ट करेंगे, इफेक्टिवली कोलैबोरेट करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे। यूजुअली क्या होता है कि ग्रुप का नॉर्म जो होता है ना वो लिखा नहीं जाता है, रैदर वो इम्प्लिसिटली एग्री किया जाता है रूल्स पे और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर पे। नेक्स्ट है ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस को ग्रुप कोहेजन भी कहते हैं, सोशल कोहेजन भी कहते हैं। ये तब अराइज होता है जब बॉन्ड जो है किसी सोशल ग्रुप के मेंबर को लिंक करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो कोहेजन एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच है, इसको आप छोटे छोटे हिस्से में बांट सकते हैं 4 मेन कंपोनेंट में, सोशल रिलेशन, टास्क रिलेशन, परसीव्ड यूनिटी और इमोशन। सोशल रिलेशन, टास्क रिलेशन, परसीव्ड यूनिटी और इमोशन। ग्रुप इफेक्टिवनेस एक क्षमता होती है ग्रुप की कि वो एकम्प्लिश कर ले अपने गोल को या ऑब्जेक्टिव को, जिसको ऑथराइज पर्सन एडमिनिस्टर करते हैं। डिस्कशन ग्रुप एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल का जो कि शेयर करते हैं एक सिमिलर इंटरेस्ट को, जो कि या तो फॉर्मली या इनफॉर्मली गैदर करते हैं ताकि आइडियाज़ को डिस्कस कर सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर डिस्कशन ग्रुप है याहू हो गया, गूगल ग्रुप हो गया। टीम इफेक्टिवनेस एक क्षमता होती है टीम के पास कि वो अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करे। तो टीम को हाईली इफेक्टिव होने के लिए लीडर्स को वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, टीम कल्चर क्रिएट करना होगा जो कि क्या करे, जो कि फॉस्टर करे और बैलेंस करे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को वेल बीइंग से। इमोशनल इंटेलिजेंस एक क्षमता होती है कि आप अपने इमोशन को मैनेज करें और समझें कि दूसरे लोगों का क्या इमोशन है जो कि आपके आसपास है। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोटेंट एक क्षमता होती है परसीव करने का, इंटरप्रेट करने का, डिमॉन्स्ट्रेट करने का, कंट्रोल करने का, इवैल्यूएट करने का या इमोशन को यूज़ करने का ताकि कम्युनिकेट कर सकें। 5 की एलिमेंट होते हैं EI के। पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ये 1995 का किताब है डैनियल गोलमैन के द्वारा। इस बुक के अंदर गोलमैन ने लिखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट है जैसे कि IQ इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए।
ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एकेडमिक में, प्रोफेशनल में, सोशल और इंटरपर्सनल एस्पेक्ट है एक लाइफ, किसी के लाइफ का। कोचिंग लीडरशिप क्या होता है, एक स्टाइल होता है जिसके अंदर आप टीम के मेंबर के स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके वीकनेस को रिकॉग्नाइज करते हैं ताकि इंडिविजुअल इंप्रूव हो सके। खासकर लीडर प्रोएक्टिवली इंगेज होगा अपने टीम मेंबर के साथ। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को कोर्सिव लीडरशिप कहते हैं। जब लीडर के पास सारा अथॉरिटी हो, सारा पावर हो, इसे ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, लीडर के पास कंप्लीट अथॉरिटी है और वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें अंदर लोग सारे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। और डेमोक्रेटिक लीडर जो है फीडबैक सीख करेगा, अपने इनपुट लेगा अपने सबऑर्डिनेट से, वो इनकरेज करेगा कन्वर्सेशन को, पार्टिसिपेशन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। लेजेस फेयर लीडरशिप क्या होता है, लेजेस फेयर लीडर का एटीट्यूड होता है ट्रस्ट का और रिलायंस का अपने एम्प्लॉय पे। वो कोई माइक्रो मैनेज नहीं करता या ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होता, ना ही वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देता या गाइडेंस देता। रैदर लेजेस फेयर लीडर जो है अपने एम्प्लॉय को यूज़ करता है, बोलता है कि तो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो, रिसोर्सेज को यूज़ करो, एक्सपीरियंस को यूज़ करो ताकि अपने गोल तक पहुँच सको। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, एक मैनेजमेंट का फिलॉसफी है जो कि इनकरेज करेगा, इंस्पायर करेगा एम्प्लॉय को कि वो इनोवेट करे और नया तरीका डेवलप करे और ताकि ग्रो कर सके और पाथ को इम्प्रूव कर सके कंपनी के फ्यूचर सक्सेस का। दोस्तों, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होता है, जिसको हम लोग मैनेजरियल लीडरशिप भी कहते हैं। ये एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे लीडर का विश्वास होता है रिवार्ड पे, पनिशमेंट पे, ताकि ऑप्टिमल जॉब परफॉर्मेंस को अचीव कर सके अपने सबऑर्डिनेट से। तो जो ट्रांजैक्शनल एग्जीक्यूटिव लीडरशिप मॉडल होता है, इसका बेसिस ही होता है एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन। सर्वेंट लीडरशिप एक लीडरशिप स्टाइल होता है, फिलॉसफी होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, या तो मैनेजमेंट में या फेलो एम्प्लॉय के कैपेसिटी में, ताकि अथॉरिटी को अचीव कर सके रेदर देन पावर। सिचुएशनल लीडरशिप क्या होता है कि आप अपने लीडरशिप स्टाइल को अडेप्ट कीजिए प्रत्येक यूनिक सिचुएशन में और टास्क में, ताकि आपके टीम का जो नीड है, टीम की जो ज़रूरत है, उसको आप पूर्ति कर सकें। तो कैन ब्रैंकचार्ट और पॉल हर्से इन्होंने डेवलप किया था सिचुएशनल लीडरशिप। चैरिस्मेटिक मैनेजमेंट या लीडरशिप एक फॉर्म होता है प्रोफेशनल गाइडेंस का या मैनेजमेंट का, जो कि इसका आधार होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, परसुएसिवनेस और एक छोटा मोटा चार्म भी हो सकता है, ताकि आप सभी एम्प्लॉय से जितना आप निकाल सके उतना निकाल लें। विजनरी लीडरशिप क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है। विजनरी लीडर एक इंडिविजुअल होता है जिसके पास क्लियर आइडिया रहता है कि कैसे वो फ्यूचर को इन्विजन करेगा। इस रोल के अंदर आप जो है कंक्रीट स्टेप सेट करते हैं ताकि प्लान करे, एग्जीक्यूट करे एक विज़न को, जिससे टीम को लीड कर सके अपने गोल तक पहुंचने के लिए। लीडरशिप स्टाइल एक फॉरवर्ड लुकिंग और ये इंस्पायर करता है टीम मेंबर को कि वो बड़ा सोचें। और दोस्तों ऑथोरिटेटिव मैंने आपको बताया ही, अथॉरिटेटिव में हैंड्स ऑन अप्रोच होता है कि गाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, इसके एम्प्लॉय को। अथॉरिटेटिव लीडर्स जो होते हैं वो मेंटर की तरह काम करते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए और वर्क करते हैं ताकि टीम को इंस्पायर करें। एफिलिटेटिव लीडरशिप एक अप्रोच होता है मैनेजमेंट का जो कि प्रायोरिटाइज करेगा इमोशनल इंटेलिजेंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड को मैनेजर और टीम मेंबर के बीच में। एफिलिटेटिव लीडर्स एम्ब्रेस करते हैं थ्योरी को कि हाई परफॉर्मिंग टीम में अच्छा कम्युनिकेशन होना और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है। पेस सेटिंग लीडरशिप एक लीडरशिप मॉडल होता है यहाँ पे जैसा कि नाम ही लिखा हुआ है कि लीडर जो है पेस को सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पेस सेटिंग लीडरशिप का जो की एलिमेंट है वो ये है कि लीडर जो है एग्जाम्पल के थ्रू लीड करते हैं, वो हाई स्टैंडर्ड को सेट करेंगे अपने लिए भी और अपने एम्प्लॉय के लिए भी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। ऑटोक्रेटिक मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया, कोचिंग लीडर, फ्लेक्सिबल लीडर। मिशन स्टेटमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को डिफाइन करेगा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे ये ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेगा। विजन स्टेटमेंट जो है फ्यूचर को देखता है, डिफाइन करता है एस्पिरेशन को, जबकि मिशन स्टेटमेंट का फोकस होता है प्रेजेंट और डिफाइंड पर्पस पे। अब दोस्तों हम लोग SWOT एनालिसिस की बात करते हैं। SWOT एनालिसिस एक फ्रेमवर्क होता है जिसे आप आइडेंटिफाई कर सके, एनालाइज कर सके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को और थ्रेट को। ये वर्ड जो है SWOT एक्रोनिम से बना है। SWOT एनालिसिस का प्राइमरी गोल है कि हम अवेयरनेस को इंक्रीज़ करें उन सभी फैक्टर्स का जो कि एक बिजनेस डिसीजन में बहुत हेल्पफुल होता है और बिजनेस स्ट्रेटजी को अचीव करने में। बेंचमार्किंग एक प्रोसेस होता है कि आप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करें बिजनेस के अंदर, ठीक है, या बिजनेस के बीच में, जिसके थ्रू जो सक्सेसफुल प्रैक्टिस है उसे आइडेंटिफाई करें और उसे अपने कंपनी के प्रोसीड्यूर में इंटीग्रेट करें। बेंचमार्किंग एक मैकेनिज्म होता है आप प्रोसेस को मेजर करने का, प्रैक्टिस करने का, ठीक है, एंड द रिजल्ट फॉर कंपैरिजन टू इम्प्रूव। मतलब आप
कि कंपेयर तो करेंगे ना, तभी तो आप जानेंगे, तुलना करेंगे तभी तो जानेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस कमज़ोर है, हमको इम्प्रूव करना है। इसको वाइजली यूज़ किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के यदि आप इसे सही तरीके से यूज़ करेंगे बेंचमार्किंग को, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एचआर है और जो लोगों का जो स्ट्रेटजीज़ है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये दिखाकर कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस जो है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर का जो प्रोसेस है उसे कंपेयर कर रहे हैं, और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग क्या है कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग क्या होता है कि आप स्पेसिफिकली कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग आप मैट्रिक्स को एनालाइज कर रहे हैं ताकि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट कर सकें। स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग के अंदर आप इवैल्यूएट करते हैं कि कैसे सक्सेसफुल कंपनी स्ट्रेटेजाइज करती है। बेस्ट प्रैक्टिस बेंचमार्किंग के अंदर प्रोसेस मैपिंग होता है और परफॉर्मेंस गैप को एड्रेस करता है। इनफॉर्मल बेंचमार्किंग एक तरह का बेंचमार्किंग होता है जो कि हम अनकॉन्शियसली करते हैं अपने काम पे और हमारे घर लाइफ में हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं अपने बिहेवियर से और दूसरे के बिहेवियर से, प्रैक्टिसेस से। दो तरह के फॉर्मल बेंचमार्किंग होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस और एक होता है बेस्ट प्रैक्टिस बेंचमार्किंग। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग का मतलब कंपैरिजन और परफॉर्मेंस गैप का आइडेंटिफिकेशन जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट कंपटीटर से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों जेनरिक बेंचमार्किंग का मतलब कंपैरिजन होता है नॉन कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसके पास बेस्ट प्रैक्टिस होता है किसी स्पेसिफिक फंक्शन में। कल्चर चेंज बेंचमार्किंग का पर्पज़ है कि हम दूसरे के बारे में जानें और हम व्हील को रीइन्वेंट ना करें। ये इसमें क्या होता है कि हम एक चेंज को ऑब्टेन करते हैं कल्चर में जो कि एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि वो ओपन माइंडेड बने और एक एक्सटर्नल आउटलुक को डेवलप करें ताकि न्यू आइडियाज़ को कैप्चर करें जिससे हमारा प्रोसेस या एक्टिविटी इंप्रूव हो पाए। प्राइमरी ड्रॉबैक ये है बेस्ट प्रैक्टिस बेंचमार्किंग का कि प्रोजेक्ट जो है रिसोर्स इंटेंसिव होगा, खासकर 3 से लेकर 6 महीना लगता है कंप्लीट होने में। इसका मतलब कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वही पार्टिसिपेट कर पाते हैं इसमें। इसीलिए दोस्तों यदि कल्चर चेंज लाना है तो सिंपल अप्रोच जो हमारा लर्निंग फ्रॉम अदर है इसे भी इनकरेज करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप एक्सपर्ट से सीखिए, सेमिनार से, कॉन्फ्रेंस से या लिटरेचर से आप आइडियाज़ को डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए एक्सपीरियंस को प्रोसेस स्टेक होल्डर के साथ। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हेल्प करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस लर्निंग में। वेबसाइट हो गए, एसोसिएशन हो गए, कंसल्टेंट हो गए जो कि हेल्प करते हैं नेटवर्किंग में और बेंचमार्किंग प्रोसेस में। बेंचमार्किंग में 12 स्टेजेस होते हैं दोस्तों। स्टेज 1 होता है सेलेक्ट सब्जेक्ट, दूसरा स्टेज होता है प्रोसेस डिफाइन करना, तीसरा स्टेज होता है पोटेंशियल पार्टनर डिफाइन करो, चौथा स्टेज होता है डाटा सोर्स को आइडेंटिफाई करो, पांचवा स्टेज होता है डाटा को कलेक्ट करो, सभी पार्टनर्स के भी सेलेक्ट करो पार्टनर्स को, छठा स्टेज होता है गैप डिटरमाइन करना, सातवां स्टेज होता है प्रोसेस डिफरेंसेस को इस्टेब्लिश करना, आठवां स्टेज होता है फीचर परफॉर्मेंस को टारगेट करना, नौवां स्टेज होता है कम्युनिकेट करना, 10वां स्टेज होता है एडजस्ट होना, 11वां स्टेज होता है एडजस्ट गोल को एडजस्ट करना, 11वां स्टेज होता है इंप्लीमेंट करना और 12वां स्टेज होता है रिव्यू एंड रिकैलिब्रेट। ठीक है, कैजर एसोसिएट ने 7 स्टेप प्रोसेस प्रोवाइड किए थे। ये स्ट्रक्चर और एनालिटिकल रिगल प्रोवाइड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग को। बेंचमार्किंग दोस्तों रैंक जेरोक्स ने डिस्क्राइब किया था। एक इसको कैरी किया जाता है इंडिविजुअल कंपनीज़ के द्वारा, लेकिन दोस्तों इसको आप कोलैबोरेटिवली भी कैरी आउट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के द्वारा। एक एग्जांपल है जैसे डच का जो म्यूनिसिपली ऑन्ड वाटर सप्लाई कंपनी था जिसने कैरी आउट किया था वॉलंटरीली कोलैबोरेटिव बेंचमार्किंग प्रोसेस 1997 में अपने इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से। दूसरा एग्जांपल है यूके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसने बेंचमार्किंग को कैरी किया था 1990 से अपनी इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से। तो बेंचमार्किंग इंटरनल एक्सटर्नल मैंने आपको टाइप बता दिया, प्रोसेस बेंचमार्किंग, फाइनेंशियल बेंचमार्किंग, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बेंचमार्किंग कैसे होता है, ऑल दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, स्ट्रेटजिक, बेस्ट इन क्लास, ऑपरेशनल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों टीक्यूएम क्या होता है, लार्ज स्केल सिस्टम चेंज होता है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के टेक्नोलॉजी में चेंज देखा जाता है या किस तरह से काम करे ऑर्गेनाइजेशन उस पर देखा जाता है। डेमिंग प्राइज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उन्हें अवार्ड दिया जाता है कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड फॉर रिकॉग्नाइजिंग बिजनेस वर्ल्ड वाइड फॉर एक्सेलेंस इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ TQM। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर किया गया था JUSE के द्वारा, जापानीज़ यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के द्वारा। ये रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल को अपने कंट्रीब्यूशन के लिए टू द फील्ड ऑफ TQM। डेमिंग प्राइज़ अवार्ड किया जाता है कि जो बिज़नेस वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किए जाते हैं अपने एक्सेलेंस में कि वो टोटल क्वालिटी में जो भी बिज़नेस TQM के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं उन्हें डेमिंग प्राइज़ अवार्ड किया जाता है। ठीक है, तो TVS के जो बॉस हैं वेणु श्रीनिवासन, वो पहले इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको प्रेस्टिजियस डेमिंग अवार्ड मिला था। तो ये चाइनीज़ बेस्ड सुंदरम क्लेटन ने डेमिंग प्राइज़ वॉन किया था।
काइजान एक कंसेप्ट है जो कि रेफर किया जाता है बिजनेस एक्टिविटी को, जो कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता है अपने सारे फंक्शन को और अपने सारे एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करता है, सीईओ से लेकर असेंबली लाइन वर्कर तक। काइजान अप्लाई होता है प्रोसेस में, जैसे कि हमें लॉजिस्टिक परचेज करना है जो कि क्रॉस करता है ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री इनटू द सप्लाई चेन। काइजान बोले या रैपिड इंप्रूवमेंट प्रोसेस बोले, इसे एक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है सारे लीन प्रोडक्शन मेथड का। काइजान का फोकस होता है कि हम वेस्ट को एलिमिनेट करें, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें और सस्टेन कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को अचीव करें टारगेटेड एक्टिविटीज़ में। दोस्तों CWQC यानी कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल या टोटल क्वालिटी, ये एक्सटेंशन होता है कमिटमेंट टू क्वालिटी टू ऑल द रिसोर्सेज, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। तो ये जो मेथड था ना, ये अडॉप्ट किया गया था जापान में और तब ये चला गया यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ पे इसका नाम हो गया TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM वर्सेस TQC, ये दोनों का दोनों कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है कि कैसे बहुत सारे टेक्निक जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में थ्रू आउट द सिस्टम। TQM एक्सप्रेस करता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है उसके बारे में। TQC है कि हम क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें थ्रू आउट द प्रोसेस। तो TQM को कह सकते हैं कि एवरीवन एवरीवेयर इन द कंपनी इज़ अ कस्टडियन ऑफ द क्वालिटी, यानी जो भी आदमी है सभी लोग जो है क्वालिटी का कस्टडियन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन इंप्रूवमेंट अप्रोच है जो कि क्रिटिकली एग्जामिन करता है, रिथिंक करता है, डिज़ाइन करता है मिशन डेवलपमेंट प्रोसेस को, ताकि हम ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट अचीव कर सकें परफॉर्मेंस में इन द एरिया इंपॉर्टेंस टू द कस्टमर। दोस्तों BPR क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक स्ट्रेटजी होता है जो कि रिक्रिएट करता है बिजनेस प्रोसेस को इस गोल के साथ कि हम मैन्युफैक्चरिंग एरर को कम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को कम करेंगे। चाहे हम BPR की बात करें या TQM की बात करें, दोनों अप्रोच का एक ही चीज़ है, सेम थाउट है, सेम ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन इन्हांसमेंट। लेकिन डिफरेंस इस बात में है कि क्या मीन्स को यूज़ कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को इन्हांस करने के लिए, कितना रिस्क लग रहा है, क्या टेक्निक है, क्या चेंज का क्या मैग्नीट्यूड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो री इंजीनियरिंग का जो एसेंस है वो स्पीड से दिया जाता है जिससे चेंज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। TQM का फोकस होता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे, इसका मतलब कि ओल्ड प्रोसेस जो है नए तरीके से करवाया जाता है TQM के अंदर। तो TQM को काम करने के लिए टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। BPR का इम्प्लीमेंटेशन के कारण आपका स्टाफ कम होता है क्योंकि प्रोसेस बेहतरीन हो जाती है तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो एक फॉरेन बैंक से इंसिडेंट था जिस कारण से ज़्यादा इशूज़ बना मैनेजमेंट के लिए। ISO 9000 को डिफाइन किया जाता है सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको डेवलप किया गया ताकि कंपनी इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट कर सके क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट को, जिससे आप एक एफिशिएंट क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन कर सकें। ISO 9000 एक कंपनी को हेल्प करती है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करने में और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को अचीव करने में। इसे पहला स्टेप माना जाता है या बेस लेवल माना जाता है क्वालिटी सिस्टम का। ISO 9000 से 2000 का मतलब ये होता है कि ISO 9000 को अपडेट रिलीज़ हुआ था ये 2000 ईस्वी में। तो ISO 2000 रिवीजन के 5 गोल हैं। स्टेक होल्डर के नीड्स को मीट करना, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी साइज हो सभी के लिए यूजेबल होना, सारे सेक्टर के लिए रीयूजेबल होना, सिंपल होना और आसानी से समझने वाला होना चाहिए, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कनेक्ट करना बिजनेस प्रोसेस में। ISO 9000 इस 2000 को अगेन अपडेट किया गया 2008 में और 2015 में। ISO 9000 2015 प्रिंसिपल होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का। ISO 9000 2015 और ISO 9001 2015 ये सभी स्टैंडर्ड बेस्ड होते हैं 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, जो कि सीनियर मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के इंप्रूवमेंट को प्रमोट कर सकें। अब देखिए, कस्टमर फोकस, लीडरशिप, पीपल इंगेजमेंट, प्रोसेस अप्रोच, इंप्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सभी इसके पार्ट हैं। ISO 9001 में क्राइटेरिया रखा गया क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और ये ऐसे एक सिंगल स्टैंडर्ड था इस फैमिली में जिसको सर्टिफाई कर सकते हैं। इसको यूज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कि कोई भी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो। ISO 9001 2015 को ने रिप्लेस कर लिया अपने प्रीवियस वर्जन को। जितने भी रिक्वायरमेंट है ISO 9001 2015 के वो जेनरिक नेचर में है और उनको एप्लीकेबल किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे उसका टाइप या साइज़ कुछ भी क्यों ना हो। ISO 9001 2000 स्टैंडर्ड ऑरिजिनेट होता है इंस्ट्रक्शन फॉर द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जनरलाइज रूल्स होते हैं, यदि आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे, मैनेजमेंट अप्लाई करेगी तो उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। ISO 9001 को डिज़ाइन किया गया ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी को वेरीफाई कर सकें, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इन्हांस कर सकें। ISO 9004 स्टैंडर्ड का एम है ताकि हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकें कंपनी के इंप्रूवमेंट के लिए,
क्वालिटी सर्कल या क्वालिटी कंट्रोल सर्कल की बात करें तो क्वालिटी सर्कल एक ग्रुप ऑफ वर्कर होते हैं जो कि सेम या सिमिलर टास्क को करते हैं, जो कि रेगुलरली मिलते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें, एनालाइज कर सकें और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसके अंदर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 मेंबर होते हैं। ICQCC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल। तो ICQCC का जो प्रोपोजिशन है वो कोरियन कंट्रोल कॉन्फ्रेंस में 1975 में लाया गया सियोल में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्वालिटी पहली बार जापान में हुआ था 1969 में, स्पॉन्सर किया गया था JUSE के द्वारा। इसने सक्सेसफुली फॉर्म किया एक इपोक इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी बाय ऑफरिंग एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर इन्फॉर्मेशन। तो तब से क्या हुआ है कि कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हर एक 3 साल में, ESQ के द्वारा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फॉर क्वालिटी के द्वारा, EOQ के द्वारा, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्वालिटी के द्वारा, और यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर यानी JUSE के द्वारा। क्वालिटी सर्कल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था भेल के द्वारा रामचंद्रपुरम 1980 में भारत में, और ये पायनियर माने जाते हैं इस वंडरफुल मूवमेंट के लिए भारत में। फ्रेंड्स, क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया QCFI एक इंस्टीट्यूशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है क्वालिटी सर्कल मूवमेंट को भारत में, और इसने रिप्रेजेंट किया है कंट्री को बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम में। इस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है क्वालिटी कंसेप्ट को TQM के अम्ब्रेला के अंदर अक्रॉस सेवरल इंडस्ट्री वर्टिकल, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि उनके वर्क प्रोसेस में फिनोमिनल एनहांसमेंट हुआ है। 6 सिग्मा एक मेथड होता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट का, जो कि डेवलप किया गया मोटरोला के साइंटिस्ट के द्वारा 1980 ईस्वी में। 6 सिग्मा के जो प्रैक्टिशनर हैं ये स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल एनालिसिस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं ताकि बिजनेस फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकें और बेटर क्वालिटी कंट्रोल ले सकें, अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके उसे करेक्ट करके, या जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस में डिफेक्ट है उसे करेक्ट करके। 6 सिग्मा मेथड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को यूज़ करता है। इसको हम लोग DMIAC कहते हैं। एक एक्रोनिम होता है जिसका फुल फॉर्म है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। इस पर सवाल पूछा गया था। 6 सिग्मा के अनुसार एक बिजनेस जो है किसी भी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है इन सभी स्टेप को फॉलो करके। DMAICT का फुल फॉर्म मैंने बताया, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल एंड ट्रांसफर। 6 सिग्मा का बेस्ड इस बात पे बेस्ड है कि जितने भी बिजनेस प्रोसेस हैं उसको आप मेज़र कर सकते हैं, उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। 6 सिग्मा इस आइडिया पे बेस्ड होता है कि जितने भी बिजनेस प्रोसेस है उसे मेज़र और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लीन 6 सिग्मा एक टीम फोकस मैनेजरियल अप्रोच है जो कि इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को, वेस्ट को एलिमिनेट करके और डिफेक्ट को हटा के, जब और खासकर वर्क के स्टैंडर्डाइजेशन को ये इंप्रूव करता है। ये 6 सिग्मा मेथड को कंबाइन करेगा, टूल्स को कंबाइन करेगा, ठीक है। इसका मेन एम है कि जो हमारा फिजिकल रिसोर्स का वेस्ट है उसे कम करना, टाइम एफर्ट को कम करना और टैलेंट को बढ़ाना और क्वालिटी को भी एज्योर करना। 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन एंड बेल्ट रैंकिंग, इंडिविजुअल 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अपने अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकें, अपने प्रोसेस के अंडरस्टैंडिंग को। ये सभी सर्टिफिकेशन अवार्ड किया जाता है बेल्ट सिस्टम, जो कि कराटे लर्निंग से सिमिलर होता है। बेल्ट लेवल होता है दोस्तों, जैसे कि वाइट बेल्ट हो गया, येलो बेल्ट हो गया। वाइट बेल्ट का मतलब जिस इंडिविजुअल के पास वाइट बेल्ट होगा उसने कुछ इंस्ट्रक्शन रिसीव किया है 6 सिग्मा के बेसिक का, लेकिन अभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में नहीं गए हैं। इनसे उनके एनफ नॉलेज मिलता है ताकि टीम मेंबर वो बन सकें। येलो बेल्ट को आप अटेंड कर सकते हैं जब आप सेवरल ट्रेनिंग सेशन को अंडरगो कर लेते हैं और पार्टिसिपेंट को इक्विप कर लेते हैं नॉलेज के साथ, ताकि वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट को लीड कर सके। ग्रीन बेल्ट क्या होता है, इस लेवल को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल को कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेना पड़ता है जो कि उन्हें प्रिपेयर करता है कि प्रोजेक्ट के लीडर बन सकें। ब्लैक बेल्ट क्या होता है, ग्रीन बेल्ट लेवल तक पहुंचने के बाद पार्टिसिपेंट जो है ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेशन तक मूव कर सकते हैं, जिससे वो लीडरशिप रोल के लिए प्रिपेयर हो सके। जिन लोगों के पास ब्लैक बेल्ट है वो मास्टर होते हैं, चैंपियन होते हैं। जिन्होंने मास्टर कर लिया है ब्लैक बेल्ट को, उसे माना जाता है एक्सपर्ट और स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाता है। चैंपियन एक लीन 6 सिग्मा लीडर्स होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे वेस्ट और डिफेक्ट को एलिमिनेट करके। दोस्तों, बिहेवियरल डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियरल डायनेमिक्स होता है वो तरीका होता है जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं कंपनी के अंदर। इस इंटरेक्शन के अंदर कस्टमर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, सप्लायर के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है। ये कंसेप्ट डील करता है कि कैसे मैनेजर कमांड करता है कंपनी को और कौन कौन से स्ट्रैटेजीज को वो एग्जीक्यूट करता है। पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है जो कि पॉस्टुलेट करता है कि इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो उसके इनसाइट के बारे में बताएगा कि वो कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडेप्ट किया जा रहा है। दोस्तों, कॉन्फ्लुएंस का जो डिग्री होता है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उसे PO फिट के द्वारा हम बताते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्रिटिकल होता है ISO में ताकि कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सकें। दोस्तों, जरा ऑब्जेक्टिव की बात करें क्वालिटी सर्कल का, वो ये है कि हम टीम डेवलप कर सकें। ट्रेनिंग बहुत एसेंशियल एलिमेंट है 6 सिग्मा का, ठीक है। ISO 14001 होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, याद रखिएगा। जेनरिक मैनेजमेंट सिस्टम में जेनरिक का मतलब होता है कि सेम स्टैंडर्ड को आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस के बारे में।
जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 है हमारे एचआरएम का। सो यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए, चेंज मैनेजमेंट होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, नॉलेज का एप्लीकेशन होता है, टूल्स रिसोर्स का, ताकि हम चेंज के साथ डील कर सकें। चेंज मैनेजमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं, अडॉप्ट करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को, स्ट्रक्चर को, प्रोसीड्यूर को, टेक्नोलॉजी को, ताकि जो हमारा एक्सटर्नल कंडीशन में जो चेंजेस है उसे हैंडल कर सकें। चेंज मैनेजमेंट के 3 एस्पेक्ट होते हैं, चेंज को अडॉप्ट करना, चेंज को कंट्रोल करना, चेंज को अफेक्ट करना। चेंज को अडॉप्ट करना एक स्किल होता है जिससे आप जो है नए चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप शिफ्ट कर रहे हैं रोल को अपनी कंपनी में, या एक नया जॉब को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको अलग स्किल को डेवलप करना है। चेंज कंट्रोल एक डिसीजन होता है कि हम चेंज कर सकें, जबकि चेंज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उस डिसीजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्लान चेंज मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी का अप्रोच होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो अपने विजन को, गोल को, रिसोर्सेज को अलाइन कर सकें एक नया परफॉर्मेंस हाइट को अचीव करने के लिए। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार की PDF की रिक्वायरमेंट है तो हमारे ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐप का लिंक प्रोवाइडेड है, और हमारे जो कैप्सूल कोर्स है उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। इलेक्टिव पेपर के लिए मैंने सेपरेटली एक कैप्सूल कोर्स बना के रखा है। और दोस्तों, यदि आपको MCQs भी चाहिए तो हमारे PDF कोर्स का भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो चाहे वो कल्चरल शिफ्ट हो, चाहे प्रोसेस ओवरहॉल हो, या मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो चेंज प्रोसेस एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। चेंज किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। एक चेंज एफर्ट में यदि सक्सेस मिल जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसिव चेंजेस करेंगे। ऑर्गेनिक चेंज या डेवलपमेंट ग्रेजुअली होता है, नेचुरली होता है, सडनली नहीं होता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ आता है दोस्तों, आप ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को एक्सपेंड कीजिए, इंगेज कीजिए इंटरनल एक्टिविटीज़ में जो कि आपके रेवेन्यू को बढ़ा रहा हो। इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहाँ से आता है? मर्जर से, एक्विजिशन से, जॉइंट वेंचर से। ऑर्गेनाइजेशन चेंज को क्लासिफाई करते हैं 2 हिस्से में, ट्रांजैक्शनल चेंज और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांजैक्शनल चेंज स्पेसिफिक होता है कुछ इशूज़ से, जैसे कि मान लीजिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में चेंज हो गया, एक पार्टिकुलर वर्क प्रोसेस है, सिस्टम है, उसमें चेंज हो गया। नेक्स्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, ज़्यादा हॉलिस्टिक होता है क्योंकि मेजर चेंज जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांजैक्शन चेंज को मैनेज करना या इशूज़ मे नॉट रिक्वायर अस टू फेस मेजर प्रॉब्लम, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को इशू के लिए आपको बहुत इफेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। चेंज के स्ट्रेटजीज़ का अपने पीपल के साथ अलाइन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन करना पड़ेगा। चेंज एजेंट एक इंडिविजुअल होते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि इस इनिशिएटिव को लेते हैं और चेंजेस को ये जो चेंज एजेंट होते हैं ये नीड को आइडेंटिफाई करते हैं चेंज का और इनिशियल स्टेप लेते हैं चेंज प्रोसेस को। फादर ऑफ मॉडर्न HR उन्हें डेव अल्ड्रिच को कहा जाता है। TV राव, इनको क्रेडिट किया जाता है फादर ऑफ इंडियन HRD। इनके बुक का नाम है ह्यूमन रिसोर्स चैंपियन, जो कि 1996 में आया। तो डेविड अल्ड्रिच ने प्रपोज किया एक डिफरेंशिएशन ऑफ HR एक्टिविटी डिपेंडेंट ऑन एक्सटेंट टू विच ईच रूल वाज प्रोसेस। PDCA होता है प्लान डू चेक एक्ट, ठीक है। तो प्लान डू चेक एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये रिपीटेटिव 4 स्टेज मॉडल है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में। PDCA मॉडल को कहा जाता है डेमिंग सर्कल या साइकिल या व्हील भी बोल सकते हैं। दोस्तों, PDCA एक्सप्लेन करता है कि कैसे आप 6 सिग्मा को इनेक्ट करेंगे। ये प्लान डू एक्ट चेक प्रोसेस होता है। 6 सिग्मा इसे DMAIC मेथड कहता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। जॉन कॉटर एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक रिनॉल्ड चेन एक्सपर्ट हैं। इनका बुक का नाम है लीडिंग चेंज। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 8 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज जिसने इन्होंने डेवलप किया है रिसर्च के बेसिस पे, 100 ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च के बेसिस पे। चेंज केवल कांस्टेंट है, ये कहा गया है हेराक्लिटस के द्वारा, ग्रीक फिलोसफर हैं। चार्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग क्या करता है कि क्या हमें इन्वॉल्व करना है, किसे इन्वॉल्व करना है, इस चीज़ को एड्रेस करता है, किस लेवल पे इन्वॉल्व करना है स्पेसिफिक डिसीजन प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग। एक टूल होता है कि आप डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर सके। इसका बेनिफिट क्या है? इसके आपका अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है, आपके डेलीगेशन के पैटर्न शार्प होते हैं, ये एक शेयर्ड इफेक्टिव लैंग्वेज प्रोवाइड करता है अथॉरिटी के बारे में। और दोस्तों, ये रोल को क्लासीफाई करेगा इंडिविजुअल के बीच में। प्रॉस्की का जो चेंज मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी है ये एक सिस्टमेटिक और हॉलिस्टिक अप्रोच है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है कि वो चेंज इनिशिएटिव के बेनिफिट को रियलाइज कर सके। इस प्रॉस्की का चेंज मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी का एक एम है कि अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी को बिल्ड कर सकें। प्रॉस्की का फुल फॉर्म है प्रोफेशनल इन साइंस। तो ये कंपनी प्रॉस्की को फाउंड किया गया 1994 में जेफ हैट के द्वारा। तो प्लानिंग में क्या होता है कि मीटिंग प्लान करना, लीडरशिप एजेंडा को यूज किया जाता है ताकि आप मैनेजमेंट के मीन्स को यूज कर सकें। ये ज़रूरी है कि सभी को चेंज प्रोसेस में आप इन्वॉल्व करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टिंग के अंदर अकाउंटेबिलिटी और टीम वर्क भी आता है। अब यूनिट नंबर 4 की बात करें हम लोग तो HRM इन इंडियन बैंक की बात करते हैं। तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है क्लॉज होता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में जो कि उन्हें सिग्निफिकेंट सेवरेंस पैकेज प्रोवाइड करता है यदि एम्प्लॉय अपने जॉब को लूज़ कर लें फायरिंग के कारण, रिस्ट्रक्चरिंग के कारण, नेग्लिजेंस के कारण, रिटायरमेंट के कारण। तो
गोल्डन पैराशूट के अंदर सब्सटेंशियल बेनिफिट होता है जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है यदि कंपनी को दूसरे फर्म ले ले और एग्जीक्यूटिव्स को टर्मिनेट किया जाए, मान लीजिए मर्जर या टेक ओवर के कारण। गोल्डन पैराशूट वर्सेस गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन पैराशूट के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं आता है, लेकिन बाकी सभी बेनिफिट आते हैं जो कि गोल्डन हैंडशेक से रिलेटेड है। गोल्डन हैंडशेक हैवियर है, ज़्यादा अपीलिंग है, ज़्यादा रिवार्डिंग है अपने रेसिपिएंट के लिए, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट को पैकेज में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। BSRB का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन कर सके, अटेन कर सके कंपनी में। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी EEO का मतलब एक प्रिंसिपल होता है जो कि इंश्योर करता है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं और जितने भी पोटेंशियल एम्प्लॉय हैं उनको इक्विटेबली ट्रीट किया जाए, फेयरली ट्रीट किया जाए, चाहे उनका सेक्स, रेस, डिसेबिलिटी कुछ भी हो। सभी के पास इक्वल चांस है जब वो जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं। कोर बैंकिंग एक बैंकिंग सर्विस होता है जो कि ग्रुप ऑफ नेटवर्क बैंक ब्रांच प्रोवाइड करती है, जहाँ पे कस्टमर अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी मेंबर ब्रांच ऑफिस से। कोर बैंकिंग को बैक एंड सिस्टम भी डिफाइन किया जा सकता है जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। CBS या सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन बोले, एक प्रोसेस होता है जिसको कि कंप्लीट किया जाता है सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो कि कस्टमर अकाउंट से रिलेटेड है उसको सेंट्रल सर्वर में रखते हैं बैंक के, और ब्रांच सर्वर में नहीं रहता है। फिर आगे बात करें दोस्तों, CBS में C का मतलब कोर होता है। कोर का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम PMS एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जिससे आप किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव को अवेलेबल रिसोर्स के साथ अलाइन करता है। नरसिम्हन कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि इंडियन बैंकिंग सेक्टर को एग्जामिन करे और रिफॉर्म को रिकमेंड करे। जब बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे थे 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौरान, नरसिम्हन कमेटी को फॉर्म किया गया 2 बार इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। एक बार 1991 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, और दोबारा किया गया 1998 में जब P चिदम्बरम जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो दोस्तों ये दो मेधावोलु नरसिम्हन के अंदर नरसिम्हन कमेटी 1 और नरसिम्हन कमेटी 2 ने इंसाइटफुल रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को। नरसिम्हन कमेटी 1 का फॉर्म किया गया ताकि रिकमेंडेशन दे सके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद, और नरसिम्हन कमेटी 2 को हम लोग नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी कहते हैं। इस कमेटी का जोर था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे, फाउंडेशन, बैंकिंग सिस्टम के फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो 13th गवर्नर थे वो इंडियन बैंकर थे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया था 2 मार्च 1970 से लेकर 30 नवंबर 1970 तक। उन्हें माना जाता है फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म इन इंडिया, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अहम है कंट्री के बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। लिबरलाइजेशन जो है हमारे इकनॉमी में, इसका मतलब ये हुआ कि हम गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन को कम किए, रेगुलेशन को कम किया हमारे इकनॉमी में, जिससे हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। VRS होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। एक स्कीम है जो कि कंपनीज़ को अलाउ करता है कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफर करे अपने एम्प्लॉय को जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के एज तक नहीं पहुँचा है। दोस्तों मैनेजरियल माइंडसेट का मतलब होता है जिस तरीके से एक मैनेजर डील करता है वर्क्स के साथ, एम्प्लॉय के साथ, जो वर्ल्ड उसके आसपास है उसके साथ। माइंडसेट एक सीरीज ऑफ सेल्फ परसेप्शन होता है, बिलीफ होता है जो लोग अपने बारे में धारणा बनाए रखते हैं। ये डिटरमाइन करता है उनके बिहेवियर को, उनके आउटलुक को, उनके मेंटल एटीट्यूड को। जो हाईली सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो अचीवमेंट माइंडसेट को रखते हैं, वो बड़े बड़े गोल देखते हैं, कैसे वो उनके पीछे रहते हैं, उनके पास पोटेंशियल रिवार्ड होता है जो कि वो फॉलो करेगा। फिनिशिंग एक की होता है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट मैन पावर इज़ क्रिटिकल टू बैंक प्रोसेस। तो सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन नॉलेज, स्किल एंड टैलेंट। टैलेंट का मतलब एक इनबॉर्न और स्पेशल एबिलिटी होता है जो कि किसी के पास होता है। स्किल एक एक्सपर्टाइज होता है जो कि आप एक्वायर कर सकते हैं चीज़ों को कर। तो कोर फंक्शन ऑफ HR इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं 5वें यूनिट की नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टोर करेंगे और इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करेंगे। नॉलेज मैनेजमेंट कलेक्शन होता है मेथड्स का, इसमें क्रिएट किया जाएगा, शेयर किया जाएगा और जो भी नॉलेज है उसे मैनेज किया जाएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का। नॉलेज मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है कि आप सिस्टम को एक पुट करें ताकि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर सके, उसे अपने एम्प्लॉय तक पहुंचाएं, उसे इफेक्टिवली शेयर करें। टाइप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों जब हम डील करते हैं नॉलेज के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो 3 तरह के टाइप होते हैं। पहला होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि कोडिफाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसे आसान है इस तरह के नॉलेज को शेयर करना, इसको आप क्विकली समझ भी सकते हैं। कुछ तरह के एक्सप्लिसिट नॉलेज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर होते हैं जैसे SOP बोलते हैं, एम्प्लॉय हैंडबुक हो गया, 4 पॉलिसीज़ हो गया, ठीक है। दूसरा होता है टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज हार्डर होता है कैप्चर करने का एज़ कम्पेयर टू एक्सप्लिसिट नॉलेज। ये टिपिकली कंप्राइज करता है स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ योर एम्प्लॉय, जिसे एक्सप्लेन करना, शेयर करना डिफिकल्ट होता है। टैसिट नॉलेज के अंदर कस्टमर सपोर्ट, नो हाउ, डिज़ाइन स्किल ये सभी आते हैं।
इम्प्लिसिट नॉलेज बहुत सिमिलर है टैसिट नॉलेज का, लेकिन इसको आसानी से कोडिफाई नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन होता है जो कि एम्बेडेड होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में और करंटली अनआर्टिकुलेटेड है। ये ट्राइबल नॉलेज है जिसको आप लर्न कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक फॉर्मली कैप्चर नहीं किया गया है। दोस्तों इंटीग्रेटेड नॉलेज मैनेजमेंट मॉडल का एम होता है कि वो लिंक करे प्रोसेस और स्ट्रेटजीज़ को और साथ ही साथ स्पेसिफिक इनिशिएटिव ऑफर करे अलग अलग स्टेज में। जब भी हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं नॉलेज को अपने कैरियर में, जब तक हम लोग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज तक ना पहुंच जाएं। नो वाट, नो हाउ, नो वाई, ये सभी नॉलेज के हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है। नो वाट नॉलेज का मतलब ये होता है कि आप समझिए कि क्या हम करें ताकि डिसीजन ले सकें और पार्टिकुलर वे में काम कर सकें। नो हाउ नॉलेज का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी और स्किल, जो कि हम लर्निंग बाय किसी काम को करके सीखते हैं। नो वाई का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है, कंटेक्स्ट को समझना, एक्शन के वैल्यू को समझना। तो दोस्तों डाटा क्या होता है? डेटा एक इंडिविजुअल यूनिट होता है जिसके अंदर रॉ मटेरियल होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं कैरी करता है। इन्फॉर्मेशन एक डेटा का ग्रुप होता है जो कि कलेक्टिवली लॉजिकल मीनिंग कैरी करता है। नॉलेज अवेयरनेस होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, स्किल होता है जो कि आप अपने एक्सपीरियंस से या एजुकेशन से लेते हैं। इन्फॉर्मेशन फैक्ट होता है, डिटेल होता है किसी सब्जेक्ट का। नॉलेज होता है आप किसी चीज़ को जान रहे हैं। नॉलेज इंटेंसिव फर्म्स जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन से। KIF जो है नॉलेज ओरिएंटेड वर्कर को एम्प्लॉय करता है, जिनको हम लोग नॉलेज वर्कर कहते हैं, जिनका मेन टास्क होता है कि क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड करना किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का और नया नॉलेज क्रिएट करना। नॉलेज वर्कर वेल एजुकेटेड एक्सपर्ट होते हैं, उनका नेचर ऑफ वर्क कॉम्प्लेक्सिटी, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल थिंकिंग आता है। चीफ नॉलेज ऑफिसर, शॉर्ट में CKO बोलते हैं, एक कॉर्पोरेट टाइटल है एक प्रोफेशनल के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि नॉलेज मैनेजमेंट को ओवरसी करता है। CKO दोस्तों चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का दूसरा नाम नहीं है। तो CIO CTO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के लिए। CKO रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज मैनेजमेंट के लिए। ICT होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्निकल टूल होता है, सर्विसेज होता है जो कि ऑपरेट करता है नेटवर्क बेस्ड मॉनिटरिंग को और डिवाइस को कंट्रोल करता है। KDD होता है नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, इसे डिफाइन किया जाता है एक मेथड जिसके थ्रू हम फाइंड करें, ट्रांसफॉर्म करें, रिफाइन करें मीनिंगफुल डेटा को और पैटर्न को रॉ डेटाबेस से, ताकि इसको हम लोग अलग अलग डोमेन या एप्लीकेशन में यूटिलाइज कर सकें। दोस्तों पीटर ड्रकर का जो मैनेजमेंट थ्योरी है इसके कोर में कंसेप्ट लाई करता है डिसेंट्रलाइजेशन का, नॉलेज का। तो एक टर्म है नॉलेज स्मार्ट गोल मेथड। हेनरी फेयल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया था 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द 20th सेंचुरी। लीनियल गिलबर्ट ये मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मानी जाती हैं। रतन टाटा को क्रॉस माना जाता है वॉरेन बफेट और बिल गेट्स के बीच में। दोस्तों अकॉर्डिंग टू द पीटर ड्रकर नॉलेज मैनेजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को रोकता है, ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्टिव नॉलेज को रोकता है पेरिस होने से। ठीक है दोस्तों, एसेंस क्या है बिजनेस का कि हम अपने नॉलेज को गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करें। डेटा माइनिंग को नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा भी कहते हैं। एक प्रोसेस होता है कि आप पैटर्न को अनकवर करें, दूसरे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को अनकवर करें लार्ज डेटा सेट से। कमांड और कंट्रोल वर्कप्लेस में एक स्टाइल होता है लीडरशिप का जो कि स्टैंडर्ड्स को, प्रोसीड्यूर को और आउटपुट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हम रेगुलेट कर सकें। कमांड कंट्रोल सिस्टम में ये होता है कि लीडर्स का प्रेफर करते हैं कि वो एक अथॉरिटी फिगर के रूप में देखे जाना चाहिए विद द फाइनल से इन द वर्कप्लेस डिसीजन। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एक एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमाइज कैप्चर होता है, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड यूज़ ऑफ द डेटा। डिकार मॉडल को वेंकटरमन ने सजेस्ट किया था। डिकार एक्रोनिम होता है इन्फॉर्मेशन मॉडल का जो कि डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्शन, रिजल्ट का होता है। डिकार मॉडल एक स्ट्रॉन्ग क्लू प्रोवाइड करता है लेयर्स, क्या क्या लेयर इन्वॉल्व होते हैं टेक्नोलॉजी को अलाइन करने में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज को अलाइन करने में। बहुत सारे केसेस में जो डिज़ाइनर होते हैं उनके पास कुछ इम्प्लिसिट रिजल्ट होता है माइंड में जो कि अभी तक एक्सप्लिसिट नहीं होता है। रैकिड स्टार्ट होता है एनालाइज करने का कि व्हाट द डिज़ायर रिजल्ट इज, कौन रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन लेने में और क्या व्हाट दिस यूजर नीड टू नो बिफोर, डिसीजन लेने से पहले क्या आपको जानकारी होना चाहिए, रैकिड मॉडल के अंदर आता है। COPS होता है कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, कम्युनिटी एक्सपर्ट मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स आप इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉड्यूल ए को मैंने कम्प्लीटली आपको समझा दिया। आप काइंडली गो थ्रू ऑल दिस कंटेंट एंड जस्ट प्रैक्टिस फ्यू MCQs मैंने दोस्तों 100 से ज़्यादा MCQs डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मॉड्यूल ए पे सारा कंटेंट। अब मॉड्यूल बी पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सारा कंटेंट रिगार्डिंग द मॉड्यूल बी। धन्यवाद।